क्या चल रहा था आप लोगों के? प्रभाव का नियम हो गया था। चलिए, इसके बाद आगे है सीखने के गौण नियम। गौण नियमों में बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, ये 5 नियम हैं इसके। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम और शास्त्रीय व्यवहार का नियम। ये सब क्या हैं और किस तरह से इनको हम समझ सकते हैं? तो सबसे पहले नंबर पर है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम का मतलब होता है मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जब किसी परिस्थिति में प्राप्त होती है तो उन बहुत सारी प्रतिक्रियाओं के आधार पर होने वाला कोई भी व्यवहार, होने वाला कोई भी कार्य, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुप्रतिक्रिया का। समझिए नियम क्या है। यहाँ पर थॉर्नडाइक का ये मानना है कि जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करता है या सीखता है, जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करता है या सीखता है, तो सबसे पहले वो एक ही क्रिया में किसी कार्य को पूरा कर ले, सीख ले या वो काम हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार व्यक्ति को बार बार रेस्पॉन्स देना होता है, बार बार क्रिया करनी पड़ती है, बार बार अनुक्रिया करनी पड़ती है, और बार बार अनुक्रिया करने के बाद में कोई सही अनुक्रिया होने से कोई सकारात्मक परिणाम मिलता है। अगर आप बार बार अपनी प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा? कोई सकारात्मक परिणाम मिलेगा। जैसे कहावत आपने सुनी होगी, 100वीं चाबी से भी ताला खुल सकता है। 100वीं चाबी से ताला खुलने का मतलब है कि कई बार ऐसे व्यवहार होते हैं कि हमें 100 बार क्रिया करनी पड़ती है, और 100 बार क्रिया करते हैं, उसके बाद में जाकर के कोई एक कार्य हमारा सफल हो पाता है।
पावलोव ने 6000 बार प्रयोग किया, तब जाकर वो सिद्धांत दे पाए। ठीक है। सीएल हल ने 133 बार प्रयोग किया, तब वो सिद्धांत दे पाए। इसका मतलब एक ही बार में कोई बात समझ में आ जाए, हो जाए या सीखने में आ जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? बहुप्रतिक्रिया। ये नियम कहता है कि हमें अलग अलग प्रकार से प्रयास करते रहना चाहिए। एक प्रतियोगी है, उसको एक परीक्षा में सफल होना है। आप सब भी प्रतियोगी हैं। आप सभी प्रतियोगी जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफल होने के लिए आप अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ने आते हैं, लेकिन क्या कोचिंग करने के अलावा आप कोई बुक नहीं खरीदोगे? हम मना भी कर देंगे न तो भी खरीदोगे। हर आदमी के पास में बुक्स भी होती है, मना करने के बाद भी वो गाइड भी खरीदेगा ना। परीक्षा से पहले वो मॉडल पेपर भी खरीद लेगा, टेस्ट पेपर भी ले लेगा, हाँ या नहीं? मतलब हम लोग अपनी जब तैयारी करते हैं, उस समय हम हर हाल में सफल होना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम अलग अलग प्रकार के उपाय काम में लेते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, ताकि कुल मिलाकर के कोई भी क्रिया ऐसी आ जाए जो हमें सफल बना जाए। आप ये सोचते हैं कि कोचिंग करने से यदि मैं 60% प्राप्त कर सकता हूँ, अचीव कर लूँगा, तो गाइड से हो सकता है 2% जुड़ जाए तो 62 हो जाएगा। टेक्स्ट बुक पढ़ने से और 3% का इजाफा हो जाए तो 65 हो जाएगा। मॉडल पेपर खरीद करके पढ़ लेते हैं एक बार परीक्षा से पहले, हो सकता है कि 2% भी अच्छा हो गया तो 67 हो जाएगा। सोचते हो नहीं सोचते हो? इतना तक भी सोच लेते हैं कि हमने 10 टेस्ट पेपर किसी के लिए और उनको पढ़ लिया और एक प्रश्न भी मिल गया, तो वो भी कई बार हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये क्या है? बहुप्रतिक्रिया का नियम है। एक ही किसी कार्य को सफल बनाने के लिए, एक ही किसी कार्य को पूरा करने के लिए या किसी व्यवहार को सीखने के लिए जब कोई भी प्राणी या व्यक्ति अलग अलग प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं करते हुए सफलता तक पहुंचता है, तो उसे हम बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। 100वीं चाबी से भी ताला खुल सकता है, यहाँ कौन सा नियम लागू होता है? तो यहाँ पर बहुप्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। अब आप लोग, जो भी आप लोग हैं, आप सब लोगों को इस नियम से ये सीख लेनी है कि हम लोग अपनी तैयारी को भिन्न भिन्न प्रकार से करते रहेंगे। हम लोग अपनी तैयारी को भिन्न भिन्न प्रकार से करते रहेंगे। किसी भी स्थिति में हमारी तैयारी क्या नहीं होनी चाहिए? रुकनी नहीं चाहिए और सिंगल साइडेड नहीं होनी चाहिए। हर तरह से जो भी आपके लग जाए कि ये भी हमें मदद कर सकता है, उसको हमें काम में लेना। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप चीज़ों को बदलें तो पीछे वाले को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना जैसे कोचिंग में जो भी पढ़ा दिया, नोट्स लिखवा दिए, उनको तो एक बार पढ़ लिया, अब दोबारा हाथ ही नहीं लगाने, अब तो गाइड ही पढ़ेंगे। फिर गाइड पढ़ के हटा दी तो अब गाइड को कभी नहीं देखेंगे, अब तो गेस्ट पेपर ही देखेंगे। ऐसे नहीं होता। सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए और उन सबका निचोड़ आपके व्यवहार में आएगा तो ही आप उस सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। लिखिए, बहुप्रतिक्रिया के नियम के अनुसार बहुप्रतिक्रिया के नियम के अनुसार
बहुप्रतिक्रिया के नियम के अनुसार जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करता है या सीखने का प्रयास करता है तो वह उसके लिए अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं अपनाता है। जैसे एक प्रतियोगी छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए टेक्स्ट बुक गाइड बुक मॉडल पेपर गेस पेपर आदि को अपनाता है। ठीक है। अब इसके बाद में है दूसरा नियम है आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया का नियम क्या होता है या किसे आंशिक अनुक्रिया का नियम कहते हैं? देखो, आंशिक अनुक्रिया का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी व्यवहार जब किसी प्राणी या व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या फिर कुछ सीखना होता है, तो कुछ व्यवहार तो ऐसे होते हैं कि हम एक बार में सीख जाते हैं, लेकिन कुछ व्यवहार होते हैं जिन्हें हम एक बार में नहीं सीख पाते। एक बार में सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। कैसे मुश्किल होता है? जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, सीखने के जो तरीके हैं उनमें विशेष प्रकार की कुशलताओं के साथ में, जैसे आंशिक सीखना, पूर्ण सीखना पढ़ा था ना। तो कुछ विषय वस्तु जब छोटी होती है तो हम उसको एक साथ सीख लेते हैं, लेकिन बड़ी होती है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? टुकड़ों में बांटना पड़ता है, अंशों में बांटना पड़ता है।
और अंशों में बांट करके उसको पूरा करना होता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कार्यों को आपको बांट करके ही करना पड़ेगा। अगर आप बांट करके नहीं करते हैं तो वो सही हो ही नहीं सकते। माँ खाना बनाती है तो वो आटा तैयार करती है उन सभी लोगों के लिए एक साथ जितने लोग खाने वाले हैं, लेकिन जब रोटी बनाती है तो उस आटे के छोटे छोटे टुकड़े बनाती है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों से रोटियां बनाती है। ऐसा ही होता है ना? या पूरे आटे की एक रोटी बना के चाकू से काट लेती है। क्या करते हैं तुम्हारे बताओ? क्या है वो? आंशिक अनुक्रिया का नियम है। परफेक्ट वही है, व्यवस्थित वही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यवहार हो, नया व्यवहार हो, उस नए व्यवहार को जानने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए कई बार क्या करना पड़ता है? उसको बांटना पड़ता है। हमारा सिलेबस है वो इतना बड़ा है कि एक दिन में हम उसको कंप्लीट नहीं पढ़ सकते। हाँ, मैं अगर चाहूँ कि इसको एक दिन में पूरा करना है तो सुबह 7 से शाम को 8 बजे तक आपके सारे पाठ्यक्रम को एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। दिन भर बैठ कर के केवल सुन सकते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, एक एक बात को लेकर पढ़ रहे हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ने में भी 3 दिन लग गए, पूरा ही नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बड़ी विषय वस्तु है, उसको एक साथ हम पूरा नहीं पढ़ सकते। एक साथ पूरा पढ़ेंगे तो वो हमें स्मरण में नहीं रहेगा, और जब स्मरण नहीं रहेगा तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। तो जैसे एक शिक्षक अपना पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए क्या करता है? संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे अंशों या भागों में बांट लेता है और फिर एक एक अंश को पूरा करवाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आपने बीएड किया होगा, बीएसटीसी किया होगा, डीएलएड किया होगा, कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग आपने की होगी, तो वहाँ पर आप लोगों से लेसन प्लान बनवाए जाते हैं और लेसन प्लान के साथ ही पाठ योजनाएं बनवाई जाती है। और जब आप एज ए टीचर किसी स्कूल में जाकर काम करेंगे तो वहाँ भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पाठ योजनाएं बनानी पड़ेगी, लेसन प्लान आपको बनाने पड़ेंगे। वो लेसन प्लान, पाठ योजना जब आप बनाएंगे तो उसमें किस तरह से आप बनाते हैं? वार्षिक पाठ योजना बनाते हो ना, इकाई पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना। सबसे पहले पूरे सत्र में आप कब कब पाठ्यक्रम को पूरा करवाएंगे। आप जो है, आपके जो विषय होते हैं वो इकाइयों में बटे होते हैं। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें इकाइयाँ होती है, होती है नहीं होती है? जैसे साहित्य है तो उसमें पोएम्स भी होती है, स्टोरीज भी होती है, एसेज भी होते हैं ना। आपका मान लीजिए एसएसटी सब्जेक्ट है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग विषय होते हैं। आपका हिस्ट्री है मान लीजिए केवल, तो उसके अंदर भी मॉडर्न अलग होगा, मिडाइवल अलग होगा, एसेंट अलग होगा, होता ना। तो वो क्या है? एक तरह से इकाइयाँ। तो हम इकाइयों के अनुसार संगठित करते हैं और प्रतिदिन क्लास में क्या पढ़ाना है, आज क्लास में क्या पढ़ाएंगे, कल क्या पढ़ाएंगे, उसके लिए। और फिर उन पाठ्य योजनाओं के माध्यम से हमारे पाठ्यक्रम को हम पूरे सत्र में क्या करवाएंगे? पूरा करवाएंगे। तो एक शिक्षक के द्वारा जब पाठ्य योजना बना करके पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर भी कौन सा नियम लागू होता है? आंशिक अनुक्रिया का नियम लागू होता है। लिखिए, कुछ जानकारियाँ ज्ञान
विषय वस्तु कुछ जानकारियाँ, ज्ञान, विषय वस्तु या व्यवहार ऐसे होते हैं, जिन्हें एक साथ समझना, सीखना या पूरा करना, संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन्हें छोटे छोटे भागों में बांटकर पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इसे आंशिक अनुक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे एक शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभाजित कर लेता है। और फिर एक एक इकाई को पूरा करता हुआ पाठ्यक्रम को पूरा करता है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम क्या होता है? किसे सादृश्यता का नियम कहते हैं? तो सादृश्यता का मतलब क्या? कौन बताएगा सादृश्यता शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। बिल्कुल, एसिमिनेशन। ऐसा ही बोल रहा हूँ। हाँ, आत्मसात करना एसिमिनेशन होता ना, तो आत्मसात करना। तो क्या होता है, कुछ काम ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी के, कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनको हम केवल
देख करके ही सीख सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। जैसे एक छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सीखना है, तो साइकिल चलाना सीखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? देख करके ही सीखना पड़ेगा। दूसरा बच्चा कैसे साइकिल चला रहा उसको देखेगा और फिर उसके अनुसार वो साइकिल चलाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि उसको साइकिल चलाने के लिए साइकिल की सीट पे कोई दूसरा बैठ जाए, अपने ऊपर बैठा ले उसको और फिर चलाना सिखाए। ऐसा है क्या? संभव ही नहीं है। एक बालिका खाना बनाना सीखती है, कैसे सीखती है? वो देख करके सीखती है। किसको देख करके सीखती है? वो अलग मुद्दा हो, किसको देख के सीखती है? माँ को, दादी को, भाभी को, किसी को भी देख सकती है ना। परिस्थितियाँ हो तो सबकी अलग अलग। माँ खाना ही नहीं बनाती, घर में दादी बनाती है, तो माँ नौकरी करती है और दादी बनाती है तो दादी को देखेगी। बालिका छोटी है, भाई बड़ा, उसकी भाभी आती है, भाभी समझते हो ना, तो उसको देख करके सीखती है। तो ये तो मैं फिक्स नहीं कह सकता, पर वो फाइनली देख करके ही सीखती है किसी दूसरे को। एक प्रश्न आया हुआ परीक्षा में, एक बालिका अपने ननिहाल में हलवा बनाते हुए देखती है और अपने घर आकर वह भी बना लेती है। तो उसने वहाँ बनाया नहीं, ननिहाल में उसने किसी को हलवा बनाते हुए देखा। तो किसी में कौन हो सकते हैं वहाँ पर? नानी हो सकती है, मामी हो सकती है, हो सकती है ना। और मामी अगर नहीं बनाती है, मामा बनाता तो मामा को देखा होगा, नानी नहीं बनाती तो नाना को देखा होगा, किसी को भी देखा उसने। पर कुल मिलाकर के वहाँ पर उसने बनाते हुए देखा और अपने यहाँ आकर उसने बना लिया। इसका मतलब ये हुआ उसने हलवा बनाना सीखा कैसे? देख करके सीखा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सादृश्यता का नियम। अब इसको, सादृश्यता को आत्मसातीकरण करना भी कहते हैं, आत्मसातीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देख करके व्यक्ति उस व्यवहार को क्या कर लेता है? आत्मसात कर लेता है, अपनी आत्मा में बैठा लेता है और फिर जरूरत पड़ने पर वैसा का वैसा ही वो उस व्यवहार को प्रकट करता है। इसीलिए इसको आत्मसातीकरण भी कहते हैं, इसी को सादृश्यता का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह से आ सकता है, आत्मसातीकरण का नियम भी वही है, सादृश्यता का नियम भी वही है। और कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि देख करके जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को सीखता है तो वो इस तरह के नियम में आता। आगे हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे अल्बर्ट बांडुरा का। अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है वो प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत है। और प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत का मतलब होता देख कर सीखना। तो ये मान के चलो कि एक ही लाइन है थोंडाइक की, इसी लाइन पर उनका पूरा सिद्धांत टिका हुआ है। लिखिए, जब भी कोई बालक या व्यक्ति, जब भी कोई बालक या व्यक्ति किसी व्यवहार को होते हुए देखता है, किसी व्यवहार को होते हुए देखता है, किसी व्यवहार को होते हुए देखता है, तो फिर वह देखे गए आधार पर तो फिर वह देखे गए आधार पर स्वयं भी किसी नवीन परिस्थिति में
किसी नवीन परिस्थिति में उस कार्य को वैसा का वैसा कर लेता है, उस कार्य को वैसा का वैसा कर लेता है, तो इसे वैसा का वैसा कर लेता है तो इसे सादृश्यता या आत्मसातीकरण, सादृश्यता या आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण का नियम कहते हैं, का नियम कहते हैं। जैसे एक बालक दूसरे बालक को बगीचे में साइकिल चलाते हुए देखता है, और फिर वह भी साइकिल चलाने लग जाता है, तो क्या है ये? आत्मसातीकरण है या सादृश्यता का नियम है। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा नियम आता है मानसिक विन्यास का नियम। देखो मानसिक विन्यास क्या होता है, मानसिक विन्यास किसे कहते हैं? दोस्तों, हम अपने जीवन के अंदर जो भी काम करते हैं या हमारे जीवन में हमारे द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो वो काम सफल या असफल जो होता है वो किसी दूसरे की वजह से नहीं होता, वो किसकी वजह से होता है? खुद की वजह से होता है, अपने आप की वजह से होता है। हम मेंटली उस काम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। मानसिक विन्यास का मतलब होता है मानसिक स्थिति, और मानसिक स्थिति से अभिप्राय हम किसी काम को कितना करना पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी पसंदगी नापसंदगी उससे जुड़ जाती है। आज आप लोग शिक्षक बनने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग वे हैं जो मानसिक रूप से अपनी तैयारी में सकारात्मक होकर जुटे हुए हैं, और कुछ लोग वो हैं जो जुटे हुए हैं लेकिन मानसिक रूप से तैयारी में नहीं है। पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या होता है, हम किसी काम को देख करके ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, और किसी काम को देखकर हम सोचते हैं मेरे से ही नहीं होगा तो किससे होगा। समझ में आ रही कोई बात? कोई भी काम इस संसार में ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कोई काम ऐसा है ही नहीं, हर काम आप कर सकते हैं। संसार का कोई भी काम आप कर सकते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में क्या भाव हैं। हम यहाँ बैठकर ये सोचते हैं कि मैं निश्चित रूप से इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, और मैं सब कुछ कंप्लीट करके इस बार सफल होने वाला हूँ, होने वाली हूँ। ये अगर हम सोचते हैं
तो ये मान के चलिए कि हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहती है। और आपको पता है कि जितना पॉजिटिव एनर्जी होगी उतना ही हम प्रोग्रेस करेंगे, उतना ही हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। संख्याएं दो तरह की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। जब हम धनात्मक धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो क्या होती जाती है, धनात्मक होकर और बढ़ती जाती है ना। लेकिन अगर धनात्मक के बीच में कोई ऋणात्मक आ गई तो क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए हमें ऋणात्मकता लानी ही नहीं है। आप दिन भर के अंदर ये कहें कि सर मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ और तब से लेकर के 11 बजे तक एकदम एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहती हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे मोरे में नेगेटिविटी आने लगती है और फिर 4 बजे बाद वापस पॉजिटिविटी आती है, तो आपकी जो पॉजिटिविटी आप में आई है वो वापस क्या हो गई, घट गई है। इसलिए आप में दोबारा ला भी रहे हो तो फ़ायदा उसका नहीं होने वाला। हमारे अंदर सकारात्मकता हमेशा रहनी चाहिए। आप देखिए, क्लास में कोई टीचर पढ़ाने के लिए आया, पहले दिन आकर के उसने कुछ चीज़ें बताई, समझाई और आपको थोड़ा सा कम समझ में आया, थोड़ा सा कम समझ में आया। कब? जब उस टीचर के लिए आपको एक कह दिया गया कि आज ये पहली बार आपकी क्लास लेंगे, आप ध्यान से पढ़ना और बताना कितना समझ में आ रहा है, तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि आपके माइंड में पहले ये बात बैठ गई कि समझना ज़रूरी नहीं है, बताना तो कुछ भी बता देंगे। लेकिन यदि आपको ये कहा गया कि इस विषय को यही पढ़ाएंगे, इनसे बेहतरीन कोई नहीं पढ़ा सकता, और अब आपको इस विषय को पूरे मन से पढ़ना है, तो आपके मन में ये होगा कि मुझे इसी से पढ़ना है, इसका मतलब चीज़ों को समझना है, फिर आपको समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये अपने मन की बात है। हमने सकारात्मक सोचा तो सकारात्मक हो गए, नकारात्मक सोचा तो नकारात्मक हो गए। कोई भी शिक्षक कमज़ोर नहीं पढ़ाता, लेकिन उसके प्रति हमारी सोच जो है वो बन जाती है कि ये सही है और ये सही नहीं है। ऐसे ही हमारे खुद के लिए हमारी सोच बन जाती है। एक लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी जो जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो लाइन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारी हार और हमारी जीत किस पर निर्भर है? हमारे मन पर निर्भर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि मुझे जीतना है, मैं जीतने के लिए ही बना हूँ, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। और आपके मन में ये बैठा हुआ है कि मैं हार भी सकता हूँ, पता नहीं मैं जीतूँगा कि नहीं जीतूँगा, तो आपको कोई जिताने वाला नहीं है। समझ में आ रही है? आप देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक पॉजिटिव थिंक के साथ में मैंने कुछ समय पहले आपके इस उदयपुर शहर में इस पौधे का बीजारोपण किया। पहले दिन से ही लेकर के आज तक मैं बहुत आश्वस्त और पॉजिटिव हूँ, और उसका परिणाम है कि हर रोज़ आप जैसे सुधी विद्यार्थी हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। आज से 1 महीने और 6 दिन पहले इस संस्थान में स्टूडेंट सुनने था ना, और 1 महीना और 6 दिन में इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन ऑफलाइन संख्या हजारों में है, क्योंकि आप तो सैकड़ों में हो ऑफलाइन में, बाकी ऑनलाइन में हजारों स्टूडेंट अपने से जुड़ चुके हैं, तो हजारों में है। ये किसका प्रभाव है? सकारात्मक सोच का। पॉजिटिव रहिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रह कर के काम करिए। सफलता देना
ऊपर वाले का काम है, वो अपने आप देगा। और आपके मन में पहले से ही डर बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुछ भी करना संभव नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपके मन में जो है वही होगा। अब बताओ आपके मन में क्या है? हारना किस किस के मन में? जल्दी हाथ खड़े करो। किसी के में नहीं है। और जीतना, तो अगर हमारे मन में जीत का भाव है तो हम जीत करके रहेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है कि होली की 3 दिन की छुट्टियों में जाओ और 8 दिन बाद आओ। जिसने ऐसा किया वो ध्यान रखे ना। होली इतनी बड़ी नहीं हो गई थी कि आप लोग अब पहुँचे हो। उससे क्या होगा? हालांकि क्लासें तो आपने हो सकता है घर रह के भी देखी होगी, पढ़ी होगी, आपको मिल रही होगी। पढ़ी आपने? तो कौन कौन? आप भी लेट आए हो? आप भी आज ही आए हो, पहले आ गए थे? आप रोज़ आ रहे हो? आप भी आज आए हो बहुत दिनों बाद। आप ये भी सोचो कि जो क्लास में लोग आपके आसपास बैठते होंगे, आपके नहीं आने से वो कितने बेचैन हो रहे होंगे। उनका भी ख्याल रखा करो। होता है नहीं होता है? तो ऐसी स्थिति में अब हमें फ्यूचर में जब भी छुट्टियां हो कभी भी, तो टाइमली आना है। तो अपने को जीतना है। मतलब क्यों टाइमली आना है, इसका कारण समझ रहे हो ना। अपने को कुल मिलाकर के जीतना है। मैं ये सोचता हूँ, कल अपने एक सेमिनार हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट उसमें आए थे, और मंडे से एक नया बैच अपना स्टार्ट हो जाएगा। मॉर्निंग में भी एक बैच स्टार्ट हो चुका है आज से। तो उनको भी मैं एक बात बोल रहा था, बहुत सिंपल सी, कि हम लोग दैनिक जीवन के अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं, वो अलग मुद्दा है। हमारी सफलता के लिए हमें इंश्योर होना चाहिए। जैसे मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे मन में ये है कि 3 साल बाद, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज की करूँगा तो बेईमानी होगी, नाइंसाफ़ी होगी। 3 साल बाद राजस्थान में नेक्स्ट गुरु इंस्टीट्यूट का नाम कितना बड़ा होगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसमें टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परसेंटेज रेशो में अगर राजस्थान के किसी भी संस्थान से रिजल्ट की तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मेरे होंगे, नेक्स्ट गुरु के होंगे। ये मेरा भरोसा है। और उस भरोसे को बनाए रखने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? आप लोगों की महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको बार बार टॉर्चर करता हूँ, क्योंकि मेरे करने से कुछ भी नहीं होना है। मेरे साथ साथ आपको भी क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरे साथ साथ मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन वो ज़रूर आएगा। मेरा सपना राजस्थान में सर्वाधिक सकारात्मक शिक्षक परिणाम देना है, और आपका सपना अपने आप को शिक्षक के रूप में स्थापित करना। तो दोनों का सपना क्या होगा? पूरा होगा। इसलिए हमें मानसिक स्थिति क्या रखनी है? पॉजिटिव रखनी है, सकारात्मक रखनी है। यस, लिखिए। किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति हमारी मानसिकता, किसी भी कार्य के प्रति हमारी मानसिकता जैसी होती है, किसी भी कार्य के प्रति हमारी मानसिकता जैसी होती है, उसी के अनुसार उस कार्य के, उसी के अनुसार उस कार्य के परिणाम भी आते हैं। उस कार्य के परिणाम भी आते हैं। यदि मानसिकता सकारात्मक है, यदि मानसिकता सकारात्मक है
तो परिणाम सकारात्मक आएंगे, तो परिणाम सकारात्मक आएंगे। और मानसिकता नकारात्मक है तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे, तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। जैसे कहावत है, मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नेक्स्ट है साहचर्य व्यवहार का नियम। दोस्तों, साहचर्य व्यवहार का नियम क्या है और किसे हम साहचर्य व्यवहार कहते हैं? साहचर्य का मतलब साथ साथ, व्यवहार का मतलब होने वाला व्यवहार। साथ साथ होने वाले व्यवहार को हम क्या कहते हैं? साहचर्य व्यवहार कहते हैं। एक टीचिंग मॉडल है जो भी थॉर्नडाइक का ही दिया हुआ है, और मूल रूप से सहगामी अधिगम। क्या है? सहगामी अधिगम। वो इसी से निकला है। वो आपके पाठ्यक्रम में सामान्य रूप से सब क्लासों में नहीं होता है। जैसे सेकंड ग्रेड का, पीटीआई का, थर्ड ग्रेड का होता है तो उसमें टीचिंग मॉडल्स नहीं आते हैं। रीट के पाठ्यक्रम में भी टीचिंग मॉडल्स नहीं आते हैं, लेकिन ग्रेड फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें टीचिंग मॉडल्स आते हैं। वहाँ टीचिंग मॉडल्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टीचिंग मॉडल है सहगामी अधिगम, साथ साथ रहने या गमन करने के आधार पर होने वाला अधिगम। यहाँ हमें इतना ध्यान में रखना है कि साहचर्य व्यवहार का मतलब जब भी एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ रहता है तो साथ साथ रहने से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को सीखता है। आपको एक परिभाषा याद होगी, हमने पढ़ी थी बहुत सारी परिभाषाओं में से गिलफोर्ड की। कौन बताएगा गिलफोर्ड की परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने? हाँ, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आप लोग, है ना? ऐसे ही पढ़ते रहिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है। यही कहा था ना गिलफोर्ड ने, याद आया सबको? अब देखो, वहां पर गिलफोर्ड ने कहा कि जब भी एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ रहता है तो एक प्राणी का व्यवहार दूसरे प्राणी में ट्रांसफर हो जाता है, होता ना, जिसे बोलते हैं संगत का असर। सहगामी अधिगम भी ये कहता है कि उच्च व्यवहार वाले प्राणी का व्यवहार निम्न व्यवहार वाले प्राणी में ट्रांसफर होता है। उच्च व्यवहार वाले व्यक्ति से निम्न व्यवहार वाले व्यक्ति सीखते हैं। आप सभी शिक्षक गण हैं, हो या नहीं हो? और मैं भी एक शिक्षक ही हूं, लेकिन किसी विषय को लेकर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं
तो उस विषय को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस विषय को लेकर के मेरा व्यवहार आपके व्यवहार से कुछ अधिक अनुभव वाला है, और यही वजह है कि मेरे व्यवहार को आप लोग सीख रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है, कुछ व्यवहार ऐसे भी हैं जो आपसे मैं सीखता हूँ। ये नहीं समझना आपको कभी कि मैं कुछ नहीं सीखता हूँ, मैं हर रोज कुछ न कुछ सीखता हूँ। आप लोगों की बातों से, आप लोगों से, आपके व्यवहार से, आपके बैठने से, आपके चेहरे की मुस्कान से कुछ न कुछ मुझे भी समझ में आता है, और फिर मैं उसको नेक्स्ट डे अप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपसे मैंने कुछ सीखा फिर उसको मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं उसको नेक्स्ट डे अप्लाई करता हूँ, और इसलिए अप्लाई करता हूँ कि वो मैंने सीखा है। अगर मैं उसको अप्लाई नहीं करूँगा तो फिर मैं भूल जाऊँगा, प्रैक्टिस में तो मुझे लाना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग नियमित रूप से मेरे या किसी भी अन्य टीचर के संपर्क में किसी विषय को लेकर रहते हैं, तो आप सीख रहे हैं, तो आपको हर रोज़ उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा, तो ही तो आप उसको अपने व्यवहार में व्यवस्थित बना पाओगे। तो ये साहचर्य व्यवहार का नियम कहता है कि जब भी एक प्राणी किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रहता है तो उच्च व्यवहार वाले प्राणी का व्यवहार निम्न व्यवहार वाले प्राणी में दिखाई देने लगता है। जैसे एक पालतू तोता, दो शब्द होते हैं, फालतू और पालतू। मैं कौन सा बोल रहा हूं? पेट। वो क्या करता है, मनुष्य के साथ रहकर राम राम बोलना सीख जाता है। सीख जाता है ना, कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, मनुष्य की भाषा बोलने लग जाता हो। झालावाड़ के गागरोन क्षेत्र में हीरामन या गागरोनी तोते पाए जाते हैं, 1 फीट बड़े होते हैं, और वे मनुष्य की भाषा बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं। आप पता ही, आपको समझ में नहीं आएगा कोई आदमी बोल रहा है कि तोता बोल रहा है। कैसे? उच्च व्यवहार वाले प्राणी के साथ रह करके उस उच्च व्यवहार वाले प्राणी का व्यवहार किस में आ जाता है, निम्न व्यवहार वाले प्राणी में आ जाता है। यानी वो उसकी भाषा से प्रभावित हो रहा, मान लीजिए तोता। ऐसे ही और भी बहुत सारे व्यवहार हैं। अब देखिए, एक बगीचे में एक कुत्ता पालने वाला व्यक्ति अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाता, बहुत से लोग पालते हैं ना, सुबह सुबह बगीचे में अपने साथ कुत्ते को भी घुमाने के लिए ले जाता है। तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि वो कुत्ता अपने मालिक को 2 पैरों से चलता हुआ देखता है, तो उसकी भी इच्छा होती है, और कई बार वो भी आगे की टांगें ऊपर करके 2 पैरों पर चलता हुआ दिखाई देता है। कई बार ऐसे दृश्य आपने देखे होंगे। लेकिन एक बार भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि मालिक अपने कुत्ते को 4 पैरों पर चलते हुए देखते हैं और वो भी 4 पैरों पर चल रहा हो। नहीं देखा होगा ना। इसका मतलब मनुष्य का व्यवहार उच्च है, वो कुत्ते में आ सकता है, लेकिन कुत्ते का व्यवहार मनुष्य में नहीं आ सकता। तो उच्च व्यवहार वाले प्राणी को निम्न व्यवहार वाले प्राणी के साथ में जब रखा जाता है तो निम्न व्यवहार वाले प्राणी का व्यवहार उच्च होना शुरू हो जाता है। वो साहचर्य व्यवहार का नियम। तो यहाँ थॉर्नडाइक कहते हैं कि कमज़ोर बच्चों को यदि आप प्रतिभाशाली बालकों के साथ बैठाएंगे ना, तो प्रतिभाशाली बालकों का प्रभाव किन पर आएगा, कमज़ोर बालकों पर आएगा, और वो भी चीज़ों को सीख पाएगा, वो भी आगे बढ़ पाएगा। अगर हम किसी से मित्रता करें तो हमेशा ध्यान रखो, मित्रता उससे करो जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हो, आपसे ज़्यादा समझदार हो, आपसे ज़्यादा विद्वता रखता हो, उसके साथ मित्रता करो। निश्चित रूप से उसके साथ मित्रता करने पर क्या होगा, उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। लेकिन लोग उल्टा सोचते हैं, बोले मेरे से ज़्यादा होशियार हुआ तो फिर मेरे को उसकी सुननी पड़ेगी, तो मैं तो उससे मित्रता करूंगा जो मेरे से कमज़ोर हो। तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, लिखिए। इस नियम के अनुसार जब भी कोई एक प्राणी
जब भी कोई एक प्राणी किसी दूसरे प्राणी के साथ व्यवहार करता है तो एक प्राणी का व्यवहार दूसरे प्राणी में प्रकट होने लगता है। दूसरे प्राणी में प्रकट होने लगता है। यह सदैव उच्च व्यवहार से निम्न व्यवहार की ओर प्रकट होता है। जैसे एक पालतू तोता मनुष्य के साथ रहकर मनुष्य की भाषा बोलने लगता है। मनुष्य के साथ रहकर मनुष्य की भाषा बोलने लगता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों सीखने के गौण नियम। अब इसके बाद में लास्ट में आता है किसी भी सिद्धांत के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो लास्ट में हम ये देखेंगे कि उस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है। तो यहाँ पर भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है, तो बिंदु डालिए आप, सिद्धांत की उपयोगिता। ये सिद्धांत किस तरह से उपयोगी है, सिद्धांत की उपयोगिता, और कोशिश करेंगे आप लोग कुछ उपयोग बताएं। कौन बताएगा, बताओ, बताइए। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है, वेरी गुड। देखो ये सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि इसके जितने भी नियम बने हैं ना, वो मंदबुद्धि बालकों पर ही ज़्यादा लागू होते हैं, और मंदबुद्धि बालकों को ही उन नियमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने पर निश्चित रूप से ज़्यादा फायदा होता है। तो फर्स्ट नंबर पर लिखिए, यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। दूसरा कौन बताएगा? क्या बताएं, कुछ भी बता दो जो मन में आए। वेरी गुड। ये सिद्धांत लिखिए, यह सिद्धांत प्रयास व त्रुटि से सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत
प्रयास व त्रुटि से सीखने पर बल देता है। मतलब ये सिद्धांत कहता है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, गलती होने से नहीं डरना चाहिए। गलती हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी, कोई बात नहीं है, उसमें हम सुधार कर लेंगे, लेकिन यदि प्रयास ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए प्रयास जरूरी है। यस, नेक्स्ट आप बताइए, क्या बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, लिखिए। यह सिद्धांत सकारात्मक मानसिकता पर बल देता है। कहा ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यह सिद्धांत सकारात्मक मानसिकता पर बल देता है। बहुत बढ़िया। आगे बताइए जी। संबंध परिवर्तन पर, संबंध परिवर्तन पे तो नहीं देता ये। तो संबंध थोड़ी परिवर्तन होगा वहाँ, वहाँ तो व्यवहार परिवर्तन होगा ना। वहाँ तो व्यवहार परिवर्तित होगा, संबंध नहीं होगा। संबंध, क्योंकि संबंधी या संबंध परिवर्तन की बात करते हैं तो पावलोव का सिद्धांत हो जाएगा। उसको संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं ना। मतलब माइनर सी चीज़ भी अगर हमने आगे पीछे कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप बताएंगे कुछ उधर से आगे? बहुत बढ़िया, लिखिए। यह सिद्धांत सीखने के लिए तत्परता व रुचि पर बल देता है। सीखने के लिए तत्परता व रुचि पर बल देता है ना। कहा गया ना, अगर आप तत्पर हैं तो आप में रुचि पैदा होगी, रुचि पैदा होगी तो आप सीख पाएंगे। तो तत्परता और रुचि पर बल देता है। वेरी गुड, आगे बताओ। बहुत अच्छा, लिखिए। यह सिद्धांत अभ्यास के महत्व को स्पष्ट करता है ना। अभ्यास के महत्व को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत अभ्यास के महत्व को स्पष्ट करता है। और बताओ भाई। हाँ भाई, आप बताओ। देखकर सीखने पर बल देता है। लिखिए, देखकर सीखने पर बल देता है। देखकर सीखने पर बल देता है। आगे आप बताएंगे। व्यवहार का, हाँ लिखिए। कार्य विभाजन एवं संगठन, कार्य विभाजन एवं संगठन के माध्यम से सीखने पर बल देता है। कार्य विभाजन एवं संगठन के माध्यम से सीखने पर बल देता है। आगे आप भी बताएंगे भाई कुछ? नहीं? चलो इसके आगे देखिए। लिखो, यह सिद्धांत आत्मविश्वास, यह सिद्धांत आत्मविश्वास
बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जैसे जैसे अभ्यास करेगा व्यक्ति, कुछ कुछ सफलताएं मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे बिल्ली पहली बार ज़्यादा समय में बाहर आई, दूसरी बार कम में आई, तीसरी बार और कम में आई, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया कि वो ज़रूर बाहर जा सकती है ना। आज आप पढ़ते हैं, मान लीजिए प्रयास करते हैं और 5 में से 3 चीज़ें याद हो गई, तो कल आपको प्रोत्साहन मिलेगा, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मुझे 3 चीज़ें याद हो गई तो 2 भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट लिखिए, ये सिद्धांत व्यक्ति को साहसी बनाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को साहसी बनाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को साहसी बनाता है। अब ये सिद्धांत व्यक्ति को साहसी कैसे बनाता है? बार बार अभ्यास कौन करेगा? बार बार प्रयास कौन करेगा? वही करेगा जो हिम्मत वाला होगा, साहसी होगा, वरना तो हार जाएगा बीच में। क्या हो जाएगा? हार जाएगा। जीवन में हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि हम जितनी ठोकरें खाते हैं उतने ही निखार पाते हैं, और जितनी ठोकरों से डरते हैं उतने ही हम निखर नहीं पाते हैं। हम यदि बहुत अधिक सुविधाओं में रहे, बहुत अधिक दूसरे लोगों के द्वारा अपने सिर पे हाथ रहा और उनके आशीर्वाद में पले बढ़े, छोटे छोटे कामों पर उन पर डिपेंडेड रहे, तो हम चाहे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन अंदर से कमज़ोर ही रहेंगे, मजबूत हो ही नहीं सकते। और यदि आप खुद अपने बल पे काम करते हैं तो मुसीबतें ज़रूर आएगी, तकलीफ़ें ज़रूर आएगी, लेकिन वो आपको इतना मजबूत बना देगी कि जीवन का आगे का समय आपका बहुत मजबूती से गुजरेगा। डर उसमें होता है जो बैसाखियों के सहारे जीता है, उसमें कभी डर नहीं होता जो बैसाखियों को फेंक कर जीता है। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, डर को दूर करना है तो हमें खुद को क्या करना पड़ेगा? प्रयत्नशील बनाना पड़ेगा और साहसी बनाए रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो, यह सिद्धांत संतोष असंतोष को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत संतोष असंतोष को स्पष्ट करता है। संतोष असंतोष को स्पष्ट करता है। ठीक है, आप देखो इसके बाद में आप लोगों को इसी तरह प्रत्येक सिद्धांत के जो उपयोग हैं वो ध्यान में रखने हैं। कई बार उपयोग जो होते हैं वहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कितने उपयोग हमने इसमें लिख लिए हैं? 10। ये 10 उपयोग तो खास तौर पर आपको ध्यान में रखने ही हैं, और ये सारे उपयोग नियमों पर आधारित है। थॉर्नडाइक के जो 8 नियम हमने पढ़े, अगर उन नियमों को ठीक से हम समझ पाए हैं तो ये सारे के सारे नियम जो हैं वो एक तरह से इसकी उपयोगिता के बारे में हमने स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थॉर्नडाइक का सिद्धांत यहाँ तक कंप्लीट। इससे आगे के विषय वस्तु के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अभी एक टेस्ट हुआ था 2-3 दिन पहले, आपका पता?